हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोस्टली व्हिस्पर्स चैनल पर। अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की कहानी है रविंद्र और उसके दोस्त जसवंत की, जो कालाबांस गांव की रहस्यमयी हवेली से जुड़ी एक खौफनाक घटना से जूझ रहे थे। अब बिना और वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। रविंद्र जैसलमेर का रहने वाला था, जो राजस्थान के मरुस्थल में बसा एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी शहर था। जैसलमेर अपनी सुनहरी बालू की रेत, किले और प्राचीन हवेलियों के लिए प्रसिद्ध था। यहां की गलियों में घूमते हुए रविंद्र को लगता था जैसे हर मोड़ पर कोई पुरानी कहानी छुपी हो, जैसे ये शहर अपनी पूरी जिंदगी में कुछ अनकहे राजों को अपने अंदर समेटे हुए हो। जैसलमेर का किला, जो सोनार किला के नाम से मशहूर था, हमेशा उसे खींचता था। यह किला न केवल ऐतिहासिक था, बल्कि उसमें एक रहस्यमयी शांति थी, जो सर्दियों में और भी गहरी हो जाती थी, जैसे समय यहां थम सा गया हो। यहां की हवा में एक अलग ही महक थी, एक पुरानी धूल और मिट्टी की गंध, जो रविंद्र के दिल में एक अजीब सा डर और आकर्षण पैदा करती थी। वह अक्सर जैसलमेर के पुराने किलों और हवेलियों के पास घूमता और सोचता था कि शायद इन दीवारों के पीछे कोई खौफनाक सच छिपा हो। वहीं पर जसवंत, जो अब रविंद्र के साथ रहता था और उसके कॉलेज का दोस्त था, उसे भी जैसलमेर की इस अद्भुत हवा और यहां के इतिहास में गहरी दिलचस्पी थी। दोनों बीए के छात्र थे और अक्सर रात के समय छत पर बैठकर इन रहस्यमयों पर चर्चा करते थे। एक रात दोनों घर की छत पर बैठे बियर पी रहे थे। तभी जसवंत ने अपने गांव काला बांस के बारे में बताया। उसने कहा कि वहां एक पुरानी हवेली है, जो कई सालों से वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। यह सुनकर रविंद्र की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तुरंत जसवंत से कहा, इस बार की छुट्टियों में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूंगा। जसवंत पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। 3 महीने बाद कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुईं और वे दोनों बस से जसवंत के गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर रविंद्र हवेली के बारे में ही सोचता रहा। क्या यह सच में शापित होगी, या फिर यह सिर्फ अफवाह है? शाम होते होते वे जसवंत के गांव पहुंच गए। जसवंत को समझ नहीं आ रहा था कि रविंद्र इस जगह को लेकर इतना उत्साहित क्यों है, लेकिन उसे पता था कि उसे रहस्यमयी जगहों पर जाने का जुनून है। रात के खाने के बाद दोनों टहलने निकले। रविंद्र गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछने लगा। बुजुर्गों ने हवेली का नाम सुनते ही उसे वहां जाने से मना कर दिया। एक बूढ़े आदमी ने डर भरी आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। रविंद्र ने पूछा, लेकिन वहां ऐसा क्या है? आखिर सब डरते क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में बोला, वो हवेली एक शापित तांत्रिक की थी। कालसिद्ध नाम था उसका, बहुत खतरनाक था। कहते हैं उसने अमृता पाने के लिए कई मासूमों की बलि दी थी, लेकिन एक दिन कुछ साधुओं ने उसे रोक दिया और उसे उसके ही तंत्र से बांध दिया। मगर वो मरा नहीं, बस बंध गया। अब भी उसकी आत्मा शिकार की तलाश में हवेली में भटक रही है। रविंद्र के लिए यह बातें और भी रोमांचक हो गईं। उसने ठान लिया कि वह हवेली जरूर जाएगा और वहां की सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन रविंद्र ने जसवंत से हवेली जाने की जिद करने लगा। जसवंत डर रहा था, उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन आखिरकार मान गया। दोपहर होते ही वे दोनों हवेली की ओर निकल पड़े। गांव के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई वो हवेली खड़ी थी। उसकी टूटी फूटी दीवारों पर घनी बेलें लटक रही थीं, जैसे वो किसी अंधेरे रहस्य को अपनी चुप्पी में दबाकर रखने की कोशिश कर रही हों। हवेली का मुख्य द्वार आधा टूटा हुआ था और लोहे की जंग लगी सलाखें चांदनी में ऐसी चमक रही थीं जैसे कुछ और नहीं, सिर्फ मौत की तैयारी हो। अंदर की ओर झांकने पर घना अंधेरा था और उसमें हल्की हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे हवेली अपनी गहरी सांसें ले रही हो, इंतजार कर रही हो कुछ खौफनाक का।
रविंद्र और जसवंत हवेली के पास खड़े थे। जसवंत बिल्कुल घबराया हुआ था, उसकी रूह तक कांप रही थी, लेकिन रविंद्र का दिल जिज्ञासा से भरा हुआ था, जैसे कुछ अजीब को छेड़ने का जुनून हो। हवेली का मुख्य द्वार आधा टूटा हुआ था, लेकिन बाहर से किसी का ध्यान न जाए, इसलिए उन्होंने खिड़की से अंदर जाने का फैसला किया। रविंद्र ने खिड़की के पास जाकर धीरे से उसे खोला और दोनों अंदर घुस गए। हवेली का अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर घनी बेलें लटक रही थीं और अंदर की खामोशी गहरी थी, जैसे कोई जानबूझकर उस जगह को पूरी तरह से अकेला छोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हवेली के अंधेरे में उनका कदम हर जगह सुनाई दे रहा था, जैसे किसी ने उन पर नजर रखी हो। सावधान रहो यार, कहीं गांव वाले देख न लें, जसवंत धीमे से बोला, जैसे डर के साए से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। रविंद्र ने उसे हल्के से डांटा, तू बहुत घबराता है, कुछ नहीं होगा। दोनों धीरे धीरे बढ़े, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। हवेली की दीवारों पर घनी धूल थी और फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक खामोशी थी जो दिमाग को उलझा रही थी। कुछ नहीं है यहां यार, सब अफवाह है, रविंद्र ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे सन्नाटे में खो सी गई। जसवंत थोड़े डरते हुए बोला, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों ने और छानबीन की, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। तभी जसवंत ने कहा, यार, अब मुझे लगता है हमें यहां से लौट जाना चाहिए। रविंद्र ने उसकी ओर देखा और थोड़ी देर सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, चल, लेकिन रात को फिर से आएंगे। जसवंत ने घबराकर कहा, नहीं यार, ये बेवकूफी नहीं करेंगे। अगर तू रात को अकेले जाने का सोच रहा है तो मुझे वादा कर कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं करोगे। रविंद्र ने उसकी बात सुनी, लेकिन हल्की मुस्कान के साथ बोला, देख यार, मैं रात को अकेले नहीं आऊंगा, तू फिक्र मत कर। दोनों हवेली से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही रविंद्र ने कदम बाहर बढ़ाया, उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, हर कदम पर उसके साथ चलता हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी एक घबराहट उसके अंदर घुस गई, जैसे साएं उसे घेर रहे हों। रविंद्र ने जसवंत से कहा, देख, मैं सच में रात को नहीं आऊंगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन जैसे जैसे वे दोनों हवेली से बाहर निकल रहे थे, रविंद्र के मन में अजीब सा ख्याल आया, क्या होगा अगर रात को मैं अकेले आऊं? उसने महसूस किया कि हवेली के बारे में उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। अब वह न चाहते हुए भी उसकी ओर खींचा जा रहा था, जैसे हवेली खुद उसे बुला रही हो, अपनी बंद आंखों से। सोचते हुए रविंद्र ने तय किया, रात को मैं अकेले वापस आऊंगा, जसवंत को बिना बताए। दोनों हवेली से बाहर निकले, लेकिन रविंद्र का दिल अब और भी बेचैन था, जैसे हवेली ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। रविंद्र बिना किसी को बताए हवेली जाने की तैयारी करने लगा। आधी रात को, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वह चुपचाप जसवंत के घर से निकला। बाहर घना अंधेरा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गांव की गलियां सुनसान लग रही थीं, बस दूर कहीं से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रविंद्र ने अपना टॉर्च संभाली और हवेली की ओर बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी रास्ते को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, एक अजीब सी दुर्गंध हवा में फैलने लगी। ये बदबू किसी सड़े हुए मांस जैसी थी, जैसे वहां कुछ बहुत पुराना और मरा हुआ सड़ रहा हो। हवेली अब उसके सामने थी, उजाड़, टूटी फूटी और रहस्यमयी। चारों ओर ऊंची झाड़ियां और जंगली बेलें लिपटी हुई थीं, मानो सालों से किसी ने इसे छुआ भी न हो। रविंद्र ने फोन का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। अचानक झूले की चरमराने की आवाज आई। रविंद्र ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। तभी एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, चले जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। रविंद्र ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया।
रविंद्र की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसने अपनी नजरें तेजी से इधर उधर घुमाईं और देखा कि सामने दोपहर वाली खिड़की वहीं पुरानी तरह बंद थी। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? रविंद्र ने खुद से पूछा, लेकिन डर के बावजूद वह अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखता गया, लेकिन तभी उसकी नजर हवेली के एक कोने में पड़ी। वहां एक पुराना संदूक रखा था। उस पर अजीब सी मिट्टी की परत थी और कुछ घिसे हुए निशान बने हुए थे, जैसे वह कई सालों से कहीं छिपा पड़ा हो। रविंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, क्या यह वही चीज है जिसे मैं खोजने आया था? उसका शरीर जैसे हरकतों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे संदूक के पास खींच लाई। रविंद्र ने संदूक के पास जाकर धीरे से उसे खींचा। उसके हाथों में पसीना आ चुका था और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जैसे ही उसने संदूक खोलने का प्रयास किया, अंदर से एक अजीब सी गंध आई, सड़ी हुई लकड़ी और धुएं की। रविंद्र की निगाहें नीचे झुकी और उसने देखा कि संदूक में एक पुरानी किताब रखी थी, जिसके पन्ने फटे हुए थे। उसके पास कुछ कागज भी थे, जिन पर अजीब से तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे। उसने किताब को हाथ में लिया और एक एक पन्ना पलटना शुरू किया। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, एक भयावह एहसास उसे होने लगा। किताब के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, जो इस मंत्र को पढ़ेगा वह अपनी किस्मत को मोड़ेगा, लेकिन इसकी कीमत होगी। रविंद्र का मन तो डर से कांप रहा था, लेकिन उसे उस मंत्र को पढ़ने की ख्वाहिश हो रही थी। क्या यह सचमुच तंत्र मंत्र है? क्या इससे हवेली की आत्माएं मुक्ति पा सकती हैं? तभी हवेली में हल्की सी सिहरन महसूस हुई। हवा अचानक तेज हो गई और आसपास की घनी बेलें हिलने लगीं। रविंद्र ने अपनी टॉर्च की रोशनी चलाई, लेकिन उसके सामने खड़ा तांत्रिक का काला साया अचानक उसकी नजरों में आ गया। तांत्रिक के काले साये ने रविंद्र को उठाकर दीवार पर फेंक दिया और उसका गला कसकर पकड़ लिया। तभी वही आत्मा जो उसे चेतावनी दे रही थी, उसकी मदद के लिए आई। आत्मा ने जैसे ही तांत्रिक के काले साये को रोकने की कोशिश की, उसने रविंद्र से एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। तुमसे बड़ी गलती हुई है, लेकिन तुम्हारे पास अब एक मौका है। वह किताब तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि इस हवेली और इसके अंदर की ताकत के लिए है। तुम्हें इसे जलाना होगा। अगर तुम इसे जलाते हो तो यह तांत्रिक के काले साए और उसकी ताकत को खत्म कर देगा। यह सुनकर रविंद्र की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। अब उसे समझ आ गया था कि इस खतरे से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, लेकिन अब उसे किताब जलाने का साहस जुटाना था। जब वह काले साए से जूझ रहा था, तब आत्मा ने उसे इशारे से बताया कि उसे यह किताब जलानी होगी। यह तरीका उसे आत्मा से चेतावनी के रूप में मिला, जिससे वह जान पाया कि वही एकमात्र रास्ता है इस संकट से निकलने का। रविंद्र ने गहरी सांस ली और अपने भीतर एक अदम्य साहस महसूस किया। वह जानता था कि अब इस हवेली से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका था किताब को जलाना। उसने किताब के पन्नों को धीरे से पलटना शुरू किया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानता था कि वह जो कर रहा है वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। किताब को देखते हुए रविंद्र ने अपना लाइटर निकाला। उसकी हाथों में हल्की सी कांप थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। जैसे ही उसने लाइटर को जलाया, उसके सामने खड़ी साए की आंखों में और भी आग भर गई। वह साया फिर से बोला, तुम क्या कर रहे हो मूर्ख? तुम इसे नहीं समझते हो? लेकिन रविंद्र अब डरने वाला नहीं था। उसने धीरे धीरे किताब के पन्ने खोलते हुए लाइटर को पन्नों पर छुआ और तभी एक तेज लौ फूट पड़ी। किताब से एक डरावनी चीख सुनाई दी, मानो हवेली की सभी आत्माएं एक साथ चीख रही हों। नहीं, काले साए की आवाज आई, तुमने यह क्या किया? रविंद्र ने किताब के जलते हुए पन्नों को देखा और हवेली में अचानक एक तेज धमाका हुआ। अंधेरे में एक तेज लहर दौड़ी और जैसे जैसे वह लहर गुजरती गई,
हवेली की सारी भूतियां, आवाजें और साया गायब हो गए। हवेली अब शांत हो चुकी थी, मानो उसकी सारी शक्ति बुझ गई हो। रविंद्र ने किताब को जलते हुए देखा और आंतरिक संतोष महसूस किया, जैसे उसने कोई बड़ा रहस्य सुलझा लिया हो। लेकिन तभी, जैसे ही उसने किताब को पूरी तरह से जलते हुए देखा, उसकी आंखें भारी हो गईं। उसके शरीर में एक थकावट सी छाने लगी। हवेली की दीवारों और हवा में गहरी शांति थी, लेकिन रविंद्र अब पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे गिरते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह जसवंत की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सिर में हल्की भारीपन था, शायद बीती रात की थकान थी। उसने करवट बदली और देखा कि रविंद्र वहां नहीं था। रविंद्र! उसने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वह उठा और इधर उधर देखा। कमरा खाली था, किचन में भी कोई नहीं था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। एक अजीब सा डर उसके अंदर सरकने लगा। क्या वो सच में फिर से वहां चला गया? उसके पैरों ने खुद ब खुद रफ्तार पकड़ ली। वह बिना रुके, बिना सोचे समझे अंधेरे रास्तों से दौड़ता चला गया। रास्ते में ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वह उसे महसूस भी नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर उसे कुछ हो गया तो? उसके पैरों की रफ्तार और तेज हो गई। क्या वो ठीक होगा? उसकी सांसें तेज हो रही थीं, गला सूखने लगा था, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। हवेली अब बस कुछ ही दूरी पर थी। जैसे ही हवेली नजदीक आई, उसने देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसका दिल जोर से धड़क उठा। रविंद्र! उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके कदम धीमे हो गए और अब वह हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। हवेली के बाहर गहरी शांति थी, और जब वह अंदर गया तो उसने रविंद्र को बेहोश पड़ा पाया। जसवंत ने घबराते हुए रविंद्र को हिलाया। रविंद्र, क्या तुम ठीक हो? रविंद्र ने आंखें धीरे धीरे खोलीं। उसकी आंखों में गहरी थकावट और अजीब सा भय था। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, सब खत्म हो गया, लेकिन लगता है कुछ और बाकी है। जसवंत ने उसे सहारा देते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हवेली में जो कुछ भी हुआ वो सच था। रविंद्र ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा, हां, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। असल सच्चाई अब सामने आएगी। जसवंत हैरान होकर रविंद्र को संभालते हुए बोला, तुम ठीक हो, लेकिन इस बार हम दोनों उस हवेली में नहीं जाएंगे। रविंद्र ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस ली। तुमसे वादा करता हूं, इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें एक और खतरा है जो हवेली के बाहर है, और मुझे इसका सामना करना होगा। जसवंत ने उसकी बातों को सुना और थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही एक अनकहा डर उसके दिल में था। दोनों ने हाथ में हाथ डालते हुए हवेली की ओर एक अंतिम बार देखा और वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन कुछ और था जो उन्हें खींचता जा रहा था, एक और रहस्य जो उन्हें खुद हल करना था। क्या सच में सब खत्म हो गया, या असली डर अभी बाकी है? क्या तांत्रिक का अंत हुआ, या वो किसी और रूप में वापस आएगा? क्या हवेली का रहस्य अभी पूरी तरह उजागर हुआ है, या फिर कुछ और गहरा राज छुपा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो हमारे चैनल गोस्टली विस्पर्स को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस न करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा।